हाय फ्रेंड्स और प्यारे विद्यार्थियों, मैं रमेश कुमार आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो कक्षा 12 भूगोल लेसन 6 विश्व मानव अधिवास वर्ल्ड ह्यूमन सेटलमेंट्स पार्ट 2 पर है। इससे पहले हमने इसी अध्याय के पार्ट 1 में मानव अधिवास का अभिप्राय क्या है, अधिवासों का उपयोग क्या क्या होता है, मानव अधिवास निर्माण के प्रमुख उद्देश्य क्या है, मानव अधिवासों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, अस्थायी अधिवास और स्थायी अधिवास आदि बिंदुओं की पर चर्चा की थी। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो आप पहले इस वीडियो का भाग 1 अवश्य देखें। आज के इस वीडियो में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु है मानव अधिवासों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। ग्रामीण अधिवास या ग्रामीण बस्तियां किसे कहते हैं, ग्रामीण अधिवासों के कौन कौन से प्रकार है, सघन या गुच्छित अधिवास किसे कहते हैं, प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास किस प्रकार से निर्मित होते हैं, मिश्रित अधिवास किसे कहते हैं और यह किस प्रकार के होते हैं, पल्लीय अधिवास क्या है, इस पल्लीय अधिवास से क्या अभिप्राय है। इन सभी बिंदुओं का अध्ययन आज के इस वीडियो में करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमारा बिंदु है मानव अधिवासों का वर्गीकरण। मानव अधिवासों का वर्गीकरण प्राकृतिक दशाओं और आधारभूत कार्यों के आधार पर मानव अधिवास दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इनके प्रकार जानने से पहले हम जानते हैं कि प्राकृतिक दशाएं जिस प्रकार मानव किसी स्थान पर रहता है और उसके आसपास प्रकृति ने उसको जिस प्रकार की जलवायु, जिस प्रकार का वातावरण प्रदान किया है, वह सभी प्राकृतिक दशाएं कहलाती है। और आधारभूत कार्यों से तात्पर्य है कि मानव अपने जीवन यापन के लिए जिस प्रकार के भी कार्य करता है, अपने जलवायु, अपने आसपास के वातावरण के आधार पर, इन सभी को आधारभूत कार्य कहते हैं। इस परिभाषा के आधार पर मानव अधिवासों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है ग्रामीण अधिवास और दूसरा है नगरीय अधिवास। सबसे पहले हम जानते हैं नगरीय ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं या ग्रामीण अधिवास का क्या अर्थ है। तो चलते हैं ग्रामीण अधिवास या ग्रामीण बस्तियां। ग्रामीण अधिवासों की अर्थव्यवस्था प्राथमिक व्यवसायों पर निर्भर होती है, जैसे कृषि कार्य, पशुपालन, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, खनन कार्य करना, वनों से प्राप्त पदार्थों का संग्रहण करना। इस प्रकार के ये जो भी कार्य है यह प्राथमिक क्रियाकलापों के अंतर्गत आते हैं। तो जो भी व्यक्ति इन कार्यों में संलग्न होता है तो उसका अधिवास, उसका जो आवास होता है वह लगभग ग्रामीण अधिवासों के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह सारी आर्थिक क्रियाकलाप प्राकृतिक विदोहन से संबंधित है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ग्रामीण अधिवास मुख्यतः भूमि के विदोहन पर आधारित होते हैं। भूमि से, प्रकृति से ही यह अपनी आर्थिक क्रियाकलापों का संचालन करते हैं। इसके अलावा ग्रामीण अधिवासों की अन्य विशेषता है, ग्रामीण अधिवासों पर आधुनिकता का प्रभाव नगण्य होता है। यह आज भी मानव जो शहरी जीवन है, शहरी जीवन की आधुनिकता है, तकनीकी है या चमक धमक से परे रहते हैं। इसलिए कह सकते हैं यहाँ पर सामाजिक संगठन सुदृढ़ एवं मानव मूल्यों में अत्यधिक प्रगाढ़ता पाई जाती है, जो शहरों में देखने को नहीं मिलती।
सामाजिक मूल्यों या हितों को व्यक्तिगत हितों से या व्यक्तिगत मूल्यों से ऊपर रखा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति कोई भी कार्य अपने आसपास के समाज, अपने आसपास के परिवार, अधिवास, उन सबके हितों को ध्यान में रखकर पूरा करता है। केवल अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य नहीं करता है। इस प्रकार हम समझ गए कि ग्रामीण अधिवास या ग्रामीण बस्तियाँ किसे कहते हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। आगे हम जानते हैं ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। ग्रामीण अधिवास या ग्रामीण बस्तियाँ किन किन प्रकार की होती है। सबसे पहली है, सामान्यतः ग्रामीण अधिवासों में मकानों की संख्या और उनके बीच की दूरी के आधार पर उन्हें निम्नलिखित 4 प्रकार या 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला ग्रामीण अधिवास का प्रकार है सघन या गुच्छित प्रकार के अधिवास। दूसरा प्रकार है प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास। तीसरा प्रकार है मिश्रित अधिवास और ग्रामीण अधिवासों का चौथा प्रकार है पल्ली अधिवास। अब हम जानते हैं, सबसे पहले चर्चा करते हैं सघन या गुच्छित अधिवास क्या होते हैं और इनका निर्माण किस प्रकार से होता है। इन ग्रामीण अधिवासों को हम पुंजित, सहंत, सकेंद्रित और संकुलित आदि नामों से भी जान सकते हैं या आदि नामों से भी जाना जा सकता है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, पुंजित, सहंत, सकेंद्रित या संकुलित, इनमें से कोई भी नाम एग्जामिनर यूज कर सकता है और पूछ सकता है कि इस पुंजित अधिवास किसे कहते हैं। तो आप कंफ्यूज्ड मत होना, पुंजित, सहंत, सकेंद्रित, संकुलित या सघन या गुच्छित अधिवासों के ही अन्य नाम है। इस प्रकार के अधिवास समतल, उपजाऊ मैदानी भाग पर तथा जिस स्थान पर पर्याप्त जल की उपलब्धता हो, ऐसे क्षेत्रों में इस प्रकार के अधिवास विकसित होते हैं। सघन या गुच्छित अधिवासों में जिनमें मकान पास पास होते हैं और संपूर्ण गांव सघन बसा होता है, आसान पहुंच के लिए इन बस्तियों में सड़कों का निर्माण किया जाता है और आवासों के साथ साथ इन बस्तियों में विद्यालय, सामाजिक व धार्मिक स्थल भी बने होते हैं। इस प्रकार हम सघन या गुच्छित अधिवास किसे कहते हैं यह जान गए। आगे हम सघन या गुच्छित अधिवासों की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। सघन या गुच्छित अधिवासों की विशेषताएं। सघन या गुच्छित अधिवासों की सबसे पहली विशेषता है, यह अधिवास प्राय खेतों के मध्य किसी ऊंचे एवं बाढ़ से सुरक्षित स्थानों पर बसे होते हैं। दूसरी विशेषता है, सभी प्रकार के आवास या सभी आवास एक दूसरे के पास पास बने होते हैं। सघन या गुच्छित अधिवासों की तीसरी विशेषता है, सभी आवास एक ही स्थान पर संकेंद्रित होते हैं और यह बस्ती एक स्थान पर ही बसी होती है। इस कारण बाहरी आक्रमणों से इस बस्ती के लोग आपस में मिलजुल कर मुकाबला करते हैं। चौथी विशेषता है, इस प्रकार के अधिवासों में, इस प्रकार की बस्तियों में सामाजिक प्रगाढ़ता अत्यधिक होने से ये एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं, एक दूसरे का सुख दुख आपस में मिल बांटकर जीवन यापन करते हैं। पांचवी विशेषता है, इनमें आवासों की संख्या 40 से लेकर 50 कम से कम होती है और 40 से 50 के से ऊपर यह संख्या सैकड़ों तक हो सकती है।
सघन या गुच्छित अधिवासों की छठी और अंतिम विशेषता यह है कि इनकी जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों के आधार पर 500 से 1000 या इससे अधिक भी हो सकती है। आगे हम जानते हैं सघन अधिवासों का, सघन या गुच्छित अधिवासों का विश्व में वितरण किस प्रकार से है, यह किन क्षेत्रों में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। इस प्रकार के अधिवास नदियों के उपजाऊ मैदानों में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में मुख्यतः पाए जाते हैं। भारत में सघन ग्रामीण अधिवास गंगा सतलज के मैदान, मालवा के पठार, विंध्यन पठार, नर्मदा घाटी और राजस्थान के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। आगे हम मानव अधिवासों में ग्रामीण अधिवासों का दूसरा प्रकार देखते हैं, प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास। प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास किसे कहते हैं, सबसे पहले हम यह जानते हैं। ऐसे अधिवास छितरे और बिखरे होते हैं। छितरे और बिखरे का तात्पर्य है एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर मकानों का निर्माण होता है, इसलिए आवास एक दूसरे से दूर और कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। एक दूसरे से दूर होते हैं इनके आपस में जो मकान इस बस्तियों में, और उसी के साथ साथ यह अपनी कृषि भूमि को अलग रखते हैं और कृषि भूमि से दूर किसी अन्य स्थान पर अपने मकान बनाते हैं। इस प्रकार कृषि भूमि को छोड़कर या कृषि भूमि से दूर बने मकानों या आवासों से मिलकर जो बस्ती बनती है वह प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास कहलाते हैं। प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास की विशेषताएं क्या क्या है। इस प्रकार के अधिवासों की सबसे पहली विशेषता है ये आवास एक दूसरे से दूर दूर बसे होते हैं। दूसरी विशेषता है व्यक्ति एकाकी रूप में रहते हैं, अर्थात इनमें सामाजिकता का अभाव पाया जाता है और व्यक्ति एकाकी जीवन यापन करना अधिक पसंद करते हैं। तीसरी विशेषता है व्यक्ति स्वतंत्र जीवन यापन के आदी होते हैं। अपने जीवन यापन के तौर तरीकों में वह समाज का दखल अंदाज कम पसंद करते हैं और स्वतंत्र जीवन यापन करने के आदी होते हैं। इस कारण अपने आवास एक दूसरे के मकानों से दूर और ऐसे स्थानों पर बनाते हैं जहां पर सामाजिक दखलंदाजी कम से कम हो। चौथी विशेषता है इनके आवास इन बस्तियों में एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना काफ़ी कम होती है। इनमें सहयोग की भावना बहुत ही कम पाई जाती है। पांचवी और अंतिम विशेषता है ये लोग कृषि में संलग्न जातियों में ऊंच नीच की भावना होती है। इन अधिवासों में जो व्यक्ति कृषि कार्य करता है उन लोगों को अन्य लोग जो कृषि कार्य नहीं करते हैं वह हीन भावना से देखते हैं। इस प्रकार की बस्तियों में ऊंच नीच की भावना अत्यंत प्रबल होती है। आगे देखते हैं प्रकीर्ण या एकाकी अधिवासों का वितरण किस प्रकार से है। उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के प्रेयरी प्रदेश, एशिया के स्टेपी मैदान, गंगा के खादर क्षेत्र, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र व तराई तथा भाबर क्षेत्र, दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के पंपाज, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स तथा दक्षिण अफ्रीका में वेल्डेस प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में तथा मरुस्थली प्रदेश में प्रकीर्ण अधिवास प्रमुखता से पाए जाते हैं।
प्रकीर्ण या एकाकी अधिवासों के वितरण में आपके सामने एक प्रश्न उठा होगा कि प्रेरी प्रदेश, स्टेपी मैदान, ये पंपाज, डाउन्स, ये सब क्या है। तो बच्चों, अलग अलग क्षेत्रों में घास के मैदानों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कनाडा में घास के मैदानों को प्रेरी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। एशिया में इन्हीं घास के मैदानों को स्टेपी मैदान के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका में और अर्जेंटीना में इन्हें पंपाज के नाम से जानते हैं और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका में इन्हीं घास के मैदानों को वेल्डस के नाम से भी जाना जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में घास के मैदानों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो पंपाज, डाउन्स, वेल्डस, इनके नाम से अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके साथ ही कुछ शब्द और यूज हुए हैं, जैसे गंगा का खादर क्षेत्र। अब खादर क्षेत्र क्या होता है बच्चों? खादर और बांगर दो शब्द यूज होते हैं अपने जियोग्राफी में। तो खादर क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां पर नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष नई कांप मिट्टी लाकर बिछाई जाती है। तो जिन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा नई मिट्टियाँ लाकर बिछाई जाती है उन्हें खादर क्षेत्र कहते हैं। और जहाँ पर वर्षों पुरानी मिट्टी है या किसी समय विशेष में वहाँ पर नदियाँ बहती थी और वर्तमान में वहाँ पर कोई नदी नहीं प्रवाहित होती है, तो उन क्षेत्रों की मिट्टी को बांगर क्षेत्र कहते हैं। तो गंगा के खादर के क्षेत्र से तात्पर्य है गंगा के प्रवाह क्षेत्र में गंगा के द्वारा लाकर छोड़ी गई मिट्टी वाला क्षेत्र। इसके साथ हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है और हिमालय का तराई वाला क्षेत्र है। तो तराई वाला क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पर्वत से नदियाँ बहकर किसी समतल मैदान में पहुँचती है। तो ये पर्वत के नीचे वाला भाग है और इस भाग में हमेशा नमी बनी रहती है, तो इस क्षेत्र को तराई प्रदेश कहते हैं। इसी के साथ अगला वर्ड है भाबर क्षेत्र। तो भाबर क्षेत्र किसे कहते हैं? जब कोई नदी किसी पर्वतीय क्षेत्र से नीचे उतरती है तो पर्वत के या गिरिपाद के आसपास कंकर पत्थर से निर्मित एक मैदान बन जाता है और इसी कंकर पत्थर से निर्मित मैदान को भाबर क्षेत्र कहते हैं। तो यह शब्द अब आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। आगे हम प्रकीर्ण अधिवास है, यह पूरा हुआ। ग्रामीण अधिवासों का तीसरा प्रकार मिश्रित अधिवास किसे कहते हैं यह जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मिश्रित अधिवास किसे कहते हैं। इन अधिवासों को अर्ध सघन या अर्ध केंद्रीय अधिवास भी कहा जाता है। यह अधिवास यह सघन व प्रकीर्ण अधिवासों के बीच की अवस्था होती है जो सामान्यतः किसी परिवार की संख्या में वृद्धि होने से आवासों की संख्या बढ़ने के कारण उत्पन्न होती है। मिश्रित अधिवास ना तो पूर्णतया सघन होते हैं ना ही पूर्णतया प्रकीर्ण अधिवासों की श्रेणी में आते हैं, अर्थात यह बस्ती ना तो बहुत ही ज़्यादा संकेंद्रित होती है ना ही बहुत ही ज़्यादा दूर दूर स्थित होती है। यह सघन व प्रकीर्ण दोनों के बीच की अवस्था होती है। इस प्रकार के अधिवास सामान्यतः किसी परिवार में जब सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है और वह सदस्य अपने अलग अलग आवास अलग अलग स्थानों पर निर्मित कर लेते हैं तो उनकी इस क्रिया के कारण इस प्रकार के अधिवासों का निर्माण होता है। इनकी उत्पत्ति में सबसे अहम और सबसे बड़ा कारण होता है पारिवारिक कारण इनके निर्माण में उत्तरदायी होता है। इसका एक
प्रमुख उदाहरण है राजस्थान के कोटा शहर में सांगोद तहसील का खुर्द गांव इसी मिश्रित अधिवास का एक उत्तम उदाहरण है। यहाँ पर प्रश्न भी बनता है कि खुर्द गांव किस प्रकार के अधिवास से निर्मित है। ग्रामीण अधिवासों का अंतिम प्रकार पल्ली या पुराना अधिवास। इस प्रकार के अधिवासों में आवास एक दूसरे से अलग किंतु एक ही बस्ती में बसे होते हैं, अर्थात यह बस्ती काफ़ी पुरानी और काफ़ी बड़ी होती है। काफ़ी आकार में काफ़ी बड़ी होने के कारण इस बस्ती में आवास तो एक दूसरे से दूर होते हैं किंतु यह एक ही बस्ती में स्थित होते हैं, इसलिए उन सब का नाम एक ही रहता है, अर्थात इन्हें एक ही बस्ती के नाम से जाना जाता है, जो भी बस्ती का नाम होता है। बस्ती के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की जातियों के लोग रहते हैं। एक ही बस्ती में अलग अलग जाति, धर्म या व्यवसाय के लोग रहते हैं, निवास करते हैं। पल्ली या पुराना अधिवास जो है, इसका वितरण इस प्रकार की बस्तियां पर्वतीय प्रदेशों की निचली घाटियों तथा जहां पर खनन कार्य होता है उन खनन वाले क्षेत्रों में इस प्रकार के आवास, इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस अध्याय के अगले भाग विश्व मानव अधिवास भाग 3 में हम ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप का अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।